बेटा रसूला सर आपको जो है पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स में जो आपको चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन गति, उसमें आप लोगों ने पढ़ लिया स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है और स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। गैलीलियो ने गति के जो समीकरण दिए पहला दूसरा तीसरा वो सब हमने आपको बता दिया है। ये न्यूमेरिकल रूप। अब रही बात बेटा, अगर गति के समीकरण हम पढ़ते हैं तो वो किसके लिए है बेटा? वो स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति, रेखीय गति है ना, मंडी। इसके आगे हमको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, सर्कुलर मोशन पढ़ना है। तो बेटा अगर आपको ये पढ़ना है 2D तो ऐसे में हमको वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर आपका मैथ का पार्ट है जिसमें मैथ में आप वेक्टर पढ़े होंगे और हमें जो है वेक्टर के कुछ पॉइंट कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी जो हमारे फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन है ना यूज करना पड़ेगा, फार्मूले यूज करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि फार्मूले बताते हैं काम हो जाए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं आपको वेक्टर हम थोड़ा बता दें जिससे कि आप निकाल हो जाए और आप उसको अच्छे से। ठीक है बेटा, आइए सबसे पहले हम लोग वेक्टर की बात करते हैं। तो वेक्टर है क्या? वेक्टर का मतलब देखिए बेटा, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है अदिश स्केलर और दूसरा होता है सदिश यानी वेक्टर। अदिश का मतलब ऐसी राशियां जिसमें परिमाण की आवश्यकता पड़ती है परंतु उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिमाण की आवश्यकता है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं है, उन राशियों को हम स्केलर या अदिश राशि कहते हैं। तो जरा बताओ कौन सी राशि है जो स्केलर है? तो आप बोलोगे सर दूरी, चाल, काल, ऊर्जा, ये सब आपकी कौन सी राशियां हैं? अदिश राशि। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है? अदिश राशि। ये ठीक। अदिश असदिश का मतलब जिसे प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़े उस अदिश वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। तो ऐसी कौन सी राशियां? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है ना, ये सब टार्क, ये सब कौन सी राशियां हैं? ये सब सदिश राशियां हैं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सप्रेशन, वेलोसिटी, फोर्स ये सब सदिश है तो किसी बल के परिमाण को बताएंगे तो साथ में उसकी दिशा भी बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बताएंगे तो मैग्नीट्यूड बताएंगे तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। वेलोसिटी वेग बताओगे तो परिमाण के साथ दिशा भी बताना पड़ेगा। तो याद रखना किसी सदिश राशि वेक्टर को हम एक को ऐसे तीर बनाते हैं और इसको हम एक वेक्टर पढ़ते हैं, यानी ए इज ए वेक्टर, एक वेक्टर। इसको डिनोट करने का जो तरीका है एक तीर बनाते हैं। देखिए ये आपकी लेंथ हो गई, ये एक तीर बन गया। इसकी जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो इस वेक्टर का क्या होगा? परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड। और जो इसकी नोक होगी वो इसकी डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हो देखिए, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से बनाए, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट, तो अब आपको डिनोट हो जाएगा ना x कोऑर्डिनेट से कितना, y से कितना, किस डायरेक्शन में है, कितना क्लियर। ये आपका वेक्टर। अब इस वेक्टर के एडिशन के बारे में बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर को जोड़ना हो तो क्या करें? एक वेक्टर है बेटा आपका a प्लस यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर है b, इनको प्लस। देखिए इस कंडीशन में आप देखोगे कि ये आपका होगा थीटा, होगा थीटा। तो ऐसे में आपको क्या मिलेगा कि अगर आप a और b को
जोड़ना चाहते हो तो यहाँ a बनाओ, यहाँ से यहाँ के परिमाण के बराबर, है ना। ये a और ये जो थीटा है मान लीजिए 60 है, तो ये आपका बन जाएगा, है ना। अब आप a को b से मिला दो, तो ये होगा r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस a और b का रिजल्टेंट जोड़ना, एडिशन a इक्वल टू a प्लस b। लेकिन अगर इसके डिफरेंस को बताना हो, अंतर को बताना हो, तो याद रखना पड़ेगा अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी जाए तो वेक्टर जो प्लस में है वो क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके माइनस को दिखाना चाहें तो वेक्टर a बनाएंगे और ये जो थीटा 60 उधर है तो इसको जरा पीछे बढ़ाओ तो ये भी तो 60 होगा। इसका मतलब अब हम इस डायरेक्शन में b वेक्टर को बनाएंगे कितने डिग्री पर, 60। तो ये b अपवर्ड पीछे चला गया तो इसका मतलब ये b नहीं रह जाएगा, माइनस b। अब आप इसको मिलाओगे तो ये आपका होगा r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस और माइनस b, यानी r इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस, क्लियर हुआ। ये हुआ r वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस b और यहां पर हुआ r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b। ये तो डायग्राम। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टरों का सम करें, प्लस करें और उन्हीं दो वेक्टर का डिफरेंस माइनस करें और दोनों के मैग्नीट्यूड परिमाण इक्वल हो, दो वेक्टरों को जोड़ने पर और घटाने पर जो परिणामी होती है वो सेम आए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसा हो सकता है। देखिए क्या ऐसा हो सकता है कि a प्लस b मॉड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। दो वेक्टरों के जोड़ने पर और उन्हीं वेक्टरों को घटाने पर दोनों का परिणाम समान हो सकता है, दोनों के परिमाण इक्वल हो सकते हैं, यानी कि सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब आपको सोचा हो, आप उसको समझिए कि होगा कि नहीं। अब आप मेरी बात ध्यान से, अगर एक वेक्टर है a और उसी के परपेंडिकुलर एक दूसरा वेक्टर है b, कितने डिग्री पर है ये, 90, तो ये आपका होगा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सही है। अच्छा, r इज इक्वल टू a प्लस b होगा। अब इसकी डायरेक्शन बदल दें, यानी नीचे भी हो तो ये b नहीं रह जाएगा, माइनस। अब अगर आप इसको मिलाते हो तो ये जो वेक्टर होगा वो होगा r डैश, अब होगा ये a और माइनस होगा। अब आप देखो कि अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये कितना होगा, तो पाइथागोरस में से देख लो, ये 3 है 4 है 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 होगा। अब ये 3 है तो ये भी तो आपका -4 हुआ, तो इसको -4 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 5 होगा। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी r वेक्टर mod of r vector is equal to mod of r dash, यानी mod of a plus b vector is equal to mod of a minus b vector। ना
इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर दो वेक्टर के परिमाणों का, दो वेक्टरों के जो योगफल का परिमाण है और जो उनका अंतर डिफरेंस का परिमाण है, अगर वो इक्वल है, बराबर है, तो ये तभी हो सकता है जब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो, उसी समय ये हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब आते हैं किसी वेक्टर का परिमाण होता क्या, अगर दो वेक्टरों का सम करें तो कितना आए, उसके बारे में देखें। जो रिजल्टेंट होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब हुआ कि एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और ये हो गया हमारा आर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पढ़ा होगा आपने मैथ में समांतर वेक्टरों के जोड़ने के समांतर चतुर्भुज का नियम, तो क्या पढ़ा था, इसको सॉल्व करेंगे। ये वेक्टर है बेटा, नहीं कि ये 3 8 4 है तो 3 + 4 7 कर दो, वेक्टर लिखा हुआ है, यानी वेक्टर सम होगा सदिश योग। तो r स्क्वायर जो होगा वो होता है k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये थीटा है क्या, a और b वेक्टर के बीच का कोण थीटा। तो r इक्वल टू आपको मिलेगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। ये होता है किसी वेक्टर का परिमाण, सही है। अब जरा देखो कि दो वेक्टरों का सम मैक्सिमम कब होगा, अधिकतम कब होगा। तो मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम की बात हो रही है, तो ये तो आपका मात्रा है बेटा। अब हम तो देखते हैं पहला, अगर a और b के बीच का कोण कितना हो, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का जो कोण थीटा है वो आपका मान लेते हैं 0 डिग्री है। कहने का मतलब a वेक्टर और b वेक्टर अगर एक दूसरे के समांतर हैं, a और b एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, है ना, तो थीटा इक्वल टू कितना 0 डिग्री। यानी किसी वस्तु पर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इनके बीच का कोण थीटा 0 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो उस समय थीटा 0 डिग्री होगा तो बेटा r क्या होगा, तो देखिए r इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं यहां पर, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो r इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1, और जब cos 0 का मान 1 होगा तो उस समय r की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी r इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी r मैक्सिमम होगा और वह a और b के परिमाण
परिमाणों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर, समांतर समांतर एक ही डायरेक्शन में, देखो ये हमने आपको बताया कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, यानी पहला हुआ अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, समांतर हैं, सेम डायरेक्शन में कार्य करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके परिमाणों के योगफल के बराबर। दूसरी बात, अगर वही दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर कार्य कर रहे हो, 90 डिग्री पर कार्य कर रहे हो, तब क्या होगा? जब 90 डिग्री पे कार्य कर रहे हो तो r इज इक्वल टू, तो फिर वही बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos होगा, और cos 90 का मान 0, और इंटू करेंगे तो ये पूरा देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू और cos 90 0, तो ये पूरा 0 करोगे तो ये पूरा आपका क्या होगा? यानी r इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, समझ में आया? यानी अगर दो लंबवत वेक्टर आपको कभी मिले परपेंडिकुलर, है ना, और उनका रिजल्टेंट पूछा जाए, ये 3 है ये 4 है, तो आंसर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी इन दोनों के परिमाणों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल जो होगा वो उसके रिजल्टेंट को बताएगा। ठीक है, अब तीसरी बात ये है कि अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हों, विपरीत दिशा में हो, तब क्या होगा? देखिए ये इस डायरेक्शन में है और दूसरा ये, तब क्या होगा? तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप थीटा इज इक्वल टू कितना? 180, और जब 180 डिग्री होगा, है ना, अगर 180 डिग्री पर हो तो ये आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180 डिग्री का मान क्या होगा? 180 का मान कितना होगा बेटा? -1, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू -1, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कर लो, -2ab हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी r मिनिमम होगा कितना? a माइनस, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो उनका जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट परिणामी जो आएगा वो मैक्सिमम होगा और वो a प्लस b उनके परिमाणों के बराबर होगा, योगफल के बराबर होगा। अगर वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, तो ऐसे में उन वेक्टरों के परिमाणों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर होगा। और अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, 180 डिग्री पर है, तो r मिनिमम जो होगा वो a माइनस b होगा या b माइनस a भी हो सकता है। a माइनस b को या आप a डिफरेंस b लिख सकते हो। कहने का मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दोगे। ठीक है बेटा, इससे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको पूछते हैं, जरा देखिएगा। और वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे
होंगे उसकी गलत होने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन जरा सी चूक आपको धोखा देगी। जैसे उससे पूछा गया कि दो वेक्टरों का योगफल मैक्सिमम अधिकतम है, तो उन वेक्टरों के बीच का कोण क्या होगा। तो क्लियर कर लो, कह रहा है कि दो वेक्टरों का रिजल्टेंट मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम मतलब a प्लस b होगा, है ना। अब a और b के बीच का एंगल कोण क्या होगा, अभी आपने पहला ही पढ़ा है कि तभी होगा जब थीटा होगा 0। तीसरी बात कहा कि दो वेक्टरों का योगफल मिनिमम होगा, मिनिमम कम से कम, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट मिनिमम, तो उन वेक्टरों के बीच का कोण क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, तो r मिनिमम है, तो आपने कहा a माइनस b चाहे b माइनस a हो, a माइनस b या b माइनस a कब होता है, जब थीटा 1, तो उनके बीच का कोण कितना होगा 1, सही है। इसी तरह से तीसरा आपका है दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत है, तो उन वेक्टरों का परिणामी क्या होगा, तो लंबवत है तो परिणामी r जो होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और इसमें थीटा क्या होता है 90 गुना, यानी a वेक्टर इज परपेंडिकुलर b वेक्टर। क्लियर हो गया बेटा, वेक्टर जोड़ना घटाना सम माइनस समझ में आया। एक बार एक क्वेश्चन है, आपको पूछता हूं, क्या किन्हीं दो समान परिमाण के वेक्टरों का योगफल उन वेक्टरों के अलग अलग वेक्टरों के परिमाण के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइए फिर से। क्या किन्हीं दो समान परिमाण के वेक्टरों का रिजल्टेंट यानी योगफल उन अलग अलग वेक्टरों के योगफल के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हो सकता है तो किस परिस्थिति, इसे बताते हैं। जैसे कह रहा है कि एक वेक्टर है a जिसकी वैल्यू मान लो 5 है, दूसरा वेक्टर है b और उसकी वैल्यू, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जो r होगा a प्लस b, क्या वो भी 5 हो सकता है या नहीं हो सकता, सोच के। नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि 5 में 5 प्लस करेंगे तो 5 कभी नहीं आएगा, 5 से ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं है। ये अलजेब्रिक सम नहीं है, ये वेक्टर सम है, वेक्टरों का योगफल है ना, सदिश योगफल है। ऐसा नहीं आप अलजेब्रिक बीजगणितीय योगफल नहीं है कि 4 और 3 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 4 और प्लस 3 7 होगा, ये अलजेब्रिक हुआ। लेकिन वेक्टर में 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 भी हो सकता है, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है, अब 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कुछ और भी हो सकता है। ये वेक्टर सम है, वो उनके डायरेक्शन से पता चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे। आपका क्वेश्चन ये है कि दो वेक्टर है, एक a है और दूसरा वेक्टर आपका b है। एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, इनका जब सम प्लस करते हैं तो रिजल्टेंट r आता है।
कंडीशन ये है कि ए और बी के जो परिमाण है और जो रिजल्टेंट का परिमाण है वो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। तो कहने का मतलब a + b r है, इसी को हम मान सकते हैं कि कोई x है, ये क्वेश्चन में दिया है। दोनों के वेक्टर के परिमाण बराबर हैं और जो परिणामी r आता है वो भी इनके अलग-अलग परिमाण के बराबर। अब फार्मूला r = a² + b² + 2ab cos थीटा होता है ना, जिसमें r की जो वैल्यू है वो भी x, a की वैल्यू है वो भी x, सब में x रख दो तो आपको मिलेगा x² = 2x² + 2x² cos थीटा। इसको इस साइड लाए तो x² - 2x² = 2x² cos थीटा, यानी -x² = 2x² cos थीटा हो गया। अब देखिए x² से x² कैंसिल होगा और मिलेगा आपको cos थीटा = -1/2। और cos थीटा में -1/2 की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा -1/2, तो ये होगा बेटा cos -1/2 यानी cos 120, यानी थीटा = 120। क्लियर है? तो ये हो सकता है और ये तभी हो सकता है जब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों कितने डिग्री पर हो, 120, 120 डिग्री पर। अब देखो 120 डिग्री पर वेक्टर बना, तो देखो बेटा ये वेक्टर है आपका a, वेक्टर बनाना है b, लेकिन वो a से 120 डिग्री, तो कैसे बनेगा, कोण इधर से बनेगा इधर से बनेगा, ये आपका होगा b और ये एंगल होगा 1। क्लियर हो? अब आप इसको इससे मिलाओगे तो ये होगा आपका r। अब देखिए a b r तीनों बराबर होंगे, 120 है तो ये कितना होगा 60, ये 60 और ये। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, लेकिन c r वेक्टर यहां से जा। अगर आपसे यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 3 वेक्टर है और वह एक बंद त्रिभुज का निर्माण करते हैं, 3 वेक्टर एक बंद त्रिभुज का निर्माण करते हैं, मतलब एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये और तीसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर आपका ए बी और ये आपका हो गया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो अगर 3 वेक्टर एक बंद त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, देखिए जहां से चल रहा है वहीं आ गया, तो ठीक डिस्प्लेसमेंट की तरफ, विस्थापन की तरफ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब तीनों का जो सम होगा, तीनों का जो योगफल होगा वो a + b + c = क्या होगा 0। यानी 3 वेक्टर अगर एक बंद त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो इसका मतलब उन तीनों वेक्टरों का योगफल कितना होगा
शून्य हो। अब बात करते हैं बेटा दो वेक्टरों के गुणनफल है ना। तो दो वेक्टरों का जो गुणनफल होता है वो क्या है? अच्छा, उससे पहले एक चीज और है, उसको भी जरा समझ लें। वेक्टरों का वियोजन, वेक्टरों का वियोजन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का वियोजन क्या होता है जरा उसके बारे में देखें। उसका मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर आपके पास है है ना, ए वेक्टर है और आप इसके दो टुकड़े करना चाहते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि दोनों समान परिमाण के, दोनों टुकड़े जरूरी नहीं सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन टुकड़े दो होने चाहिए। अब देखो इनके दो टुकड़े करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? ये देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई। यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें और एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से खींच दें तो इस वेक्टर का एक टुकड़ा ये होगा और दूसरा टुकड़ा ये होगा, यहां से आगे बस। अगर बेटा ये थीटा है और इसको हम ए एक्स कहें और इस वाले हिस्से को ए वाई कहें, जो एक्स एक्स की डायरेक्शन में ए एक्स तो वाई एक्स की डायरेक्शन, तो यही दो हिस्से ए एक्स और ए वाई यही कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाएंगे, वेक्टरों का वियोजन कहलाएंगे। यानी इस वेक्टर के दो टुकड़े, एक ए एक्स और दूसरा, तो आप देखोगे इसका और इसका जो वेक्टर सम होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि सर ए एक्स और ए वाई मिलाकर ए के इक्वल होगा तो ऐसा नहीं, अलजेब्रिक सम बराबर नहीं होगा लेकिन वेक्टर सम बराबर होगा, सदिश योगफल बराबर होगा, अदिश योगफल बराबर नहीं, ठीक है। आप देखिए इसको अगर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री से तो बेटा ये थीटा है, ये ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए cos थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं? ए sin। समझ में आया कि नहीं समझ में? देखिए ओ पी क्यू मान लो और ये 90 डिग्री है तो आप देखोगे ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू a x अपॉन a, आधार बटे कर्ण होगा। इसका मतलब a x इज इक्वल टू a cos। इसको कहते हैं वेक्टर का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक हो गया। और यहाँ इसी तरह से आप इसको तोड़ दो तो ये a y है तो ये a y होगा, तो ये मिलेगा a y इज इक्वल टू a sin, y इज इक्वल टू a sin। क्लियर? एक क्षैतिज घटक है और दूसरा ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक, अर्जेंटल और कम। तो a x इक्वल टू a cos थीटा, a y इक्वल टू a sin, इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन इन दोनों का स्क्वायर कर लो बेटा और जोड़ लो तो देखो क्या मिलेगा, तब मिलेगा आपको a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y और इधर मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करें इसको? अच्छा लिख दे रहे हैं एक बार, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर
स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y, और ये होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी मिलेगा आपको a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू a स्क्वायर ना। इसका मतलब आपको मिल गया a इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर, यानी उनके क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों के जो वेक्टर सम होंगे a स्क्वायर x क्षैतिज घटक का स्क्वायर और ऊर्ध्व घटक का स्क्वायर प्लस करो रूट निकालो वो a हो। क्लियर हुआ? अगर हम डायरेक्शन देखना चाहें, थीटा निकालना चाहें, तो क्या करें? देखो सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा a y by ax। a y by ax क्या होगा बेटा? देखो a y upon ax इन दोनों, तो जैसे कैंसिल साइन थीटा बाय cos थीटा मिलेगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू a y अपॉन ax, है ना? ये मिलेगा, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a y अपॉन ये बन गया। यानी ये है वेक्टरों का कंपोनेंट, दो वेक्टरों के ऐसे घटक जिनका संयुक्त प्रभाव दिए गए वेक्टर के परिमाण के बराबर, उन्हें वेक्टरों का घटक है ना। अब कंपोनेंट वेक्टर, अगर एक वेक्टर a है और उसके दो कंपोनेंट निकालने हो जो क्षैतिज से x एक्सिस से 30 डिग्री पर, तो पहला कंपोनेंट क्षैतिज घटक क्या होगा? a cos और दूसरा a sin। अगर ये दोनों की हो a पूछे तो ये फॉर्मूला लगा a स्क्वायर s। अगर एक क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक मालूम है और आपसे उसकी डायरेक्शन पूछ रहा है थीटा, हो गया? ठीक है बेटा, अभी हमने आपको वेक्टर का सम और वेक्टर का डिफरेंस बताया, वेक्टर के कंपोनेंट बताया। अभी हमारे पास वेक्टरों का गुणनफल है ना। वेक्टरों के गुणनफल दो प्रकार के होंगे, डॉट प्रोडक्ट और, तो वेक्टरों का गुणनफल अभी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।